नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है स्टेट्स राइट्स टू स्पेसिफाई ओबीसी ग्रुप्स। देखिए, लोकसभा ने कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया है और यूनानिमस सपोर्ट से पास किया है। किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया और इसको कोई भी अपोज नहीं करेगा, ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे पावर राज्य की सरकार को दी जा रही है। देखिए, एक भी सिंगल वोट इसके अगेंस्ट नहीं पड़ा। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने वीरेंद्र कुमार जो हैं, इन्होंने बोला कि देखिए ये जो डिमांड है, देखिए एक और डिमांड उठ रही है लोकसभा में बहुत सारे एमपीज ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये जो 50% की लिमिट लगा रखी है आपने रिजर्वेशंस पे, ये हटाओ। अब ये 50%, जैसे कि आपको पता है ना, इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कहीं पे भी रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत सारे स्टेट्स में है। तमिलनाडु में 69% है और भी बहुत से स्टेट्स में। तो अब यहाँ पे एमपीज ये बोल रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन ज्यादा दो, 50% ही क्यों दे रहे हो, और ज्यादा दो। ठीक है, अब इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग इसके फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या बोला कि ठीक है, रिजर्वेशन की डिमांड को हम लोग अलग से देखेंगे, चूंकि कोर्ट्स ने 50% की लिमिट लगाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज्ड लिमिट है, तो इसके ऊपर बहुत सोच समझ के बहस की जाएगी। लेकिन यहाँ पे थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल राज्य की सरकारों को यह ताकत दे दी गई है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था मई 2021 में, और इस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डेसिफर किया। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 338 बी को इंसर्ट किया, जिसमें लिखा है स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसने आर्टिकल 342 ए को भी इंट्रोड्यूस किया। आर्टिकल 342 ए क्या बोलता है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज एन एसईबीसी, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और सिर्फ पार्लियामेंट को यह पावर दी गई कि वो इस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब देखिए, ओवरऑल 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, इसमें 338 बी, 342 है। अभी 342 ए के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास ताकत होगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को नोटिफाई करने की। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक व्यू पॉइंट दे दिया कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही ताकत है एसईबीसी के, राज्य की सरकारों के पास ताकत नहीं है एसईबीसी को नोटिफाई करने की। तो यहां पे केंद्र की सरकार ने क्या किया है, 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला के ये ताकत राज्य की सरकारों को दी है। क्योंकि देखिए, कुल मिला के राज्य में जो रिक्रूटमेंट होता है उनके पीसीएस के लिए, उनके राज्य के एग्जामों के लिए, वहां पे कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, इसको डिसाइड करने की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो राज्य की सरकार ही है। हाँ, अब यूपीएससी वगैरह का एग्जाम हो रहा है, तो यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपको ओबीसी कोटा बेनिफिट लेना है, तो उस केस में जो केंद्र सरकार वाली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो फिर यूपी की सरकार ने अगर आपको बैकवर्ड क्लासेस कोटा दे रखा है, बट केंद्र की सरकार वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो फिर आपको यूपीएससी में कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो राज्य की अपनी एक अलग लिस्ट होगी, एसईबीसी की, केंद्र सरकार की अपनी अलग लिस्ट होगी। जो एग्जाम केंद्र की सरकार कंडक्ट करवाएगा, वहां पे बेनिफिट्स उस रिजर्वेशन का केवल उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनकी कम्युनिटी का नाम केंद्र वाली लिस्ट में। राज्य की सरकार में उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिसका नाम राज्य की सरकार वाली ओबीसी लिस्ट में। ठीक है भाई, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में, और जनरल स्टडीज पेपर 1 एसोसिएटेड इश्यूज विद पॉपुलेशन में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली हेल्प करिए दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके ज्वाइन बटन दबाएं। नहीं दबा रहे तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। और जो भी लोग एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर सबके इंपॉर्टेंस का है, तो आप उनको वीडियोस रिकमेंड भी कर सकते हो। harshitdidi.com पे जाके डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अपलोड कर देता हूं मैं शाम तक आर्टिकल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। हाँ, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो नेक्स्ट है कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है पार्लियामेंट को दैट नेशन इज लूजिंग पेशेंस विद द एडवेंट ऑफ क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बोल रहा है कि भाई ये जो अलग अलग मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को इंटेंशनली छुपाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो पिछले साल बिहार असेंबली के पोल्स हुए, वहां पे जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोगों को फील्ड किया इलेक्शंस में और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाया, अलग अलग प्रकार से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाया। कोर्ट ने साफ साफ पॉलिटिकल पार्टी से अब ये बात बोल दी है कि जैसे ही एक कैंडिडेट इलेक्ट होके चुन लिया जाता है, उसके सिलेक्शन के 48 घंटे के अंदर अंदर
उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हो गया है उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट की हिस्ट्री छपनी चाहिए। अब ऐसा हो क्यों रहा है, यहां पे समझने वाली बात यह है। देखिए, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने मेजर पॉलिटिकल पार्टी से बोला कि भाई जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं जो कि आप खड़े कर रहे हो इलेक्शन में, उनके जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको न्यूज़पेपर में छापिए, उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि ट्विटर और फेसबुक पे छापिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में बोली। लेकिन जब बिहार में इलेक्शंस हुए अक्टूबर नवंबर 2020 में, तो इस इंस्ट्रक्शन को माना नहीं गया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग तरीके से इस इंफॉर्मेशन को छुपाया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक ही नहीं की क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया कि जो छोटे मोटे न्यूज़पेपर हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता, वहां पे इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, जेडीयू, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया, चूंकि इन्होंने फरवरी 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं माना है। और अब नई गाइडलाइन ये निकल के आ रही है कि जैसे इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन में चुने जाने के बाद 48 घंटे के अंदर एक कैंडिडेट के जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो पार्टी की वेबसाइट पे छपने चाहिए। मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीजेपी पार्टी तो उसकी वेबसाइट पे, कांग्रेस तो उसकी, जनता दल उसकी, राष्ट्रीय स्वयं संघ, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स चुने जाने के 48 घंटे के अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर चुने जाने के बाद छापने का क्या मतलब है? तो देखिए, बात यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट डालो और वोट डालने के बाद वो चुन लिया गया और बाद में आपने पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे जाके देखा कि यार इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके ऊपर तो रेप के चार्जेस है, मर्डर के चार्जेस है, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए भी और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी। ये पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल कैंडिडेट्स को फील्ड कर रही है, तो आपके अंदर खुद अवेयरनेस आएगी, तो अगली बार आप बच के रहोगे। ठीक है ना? तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट यहां पे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए काफी कुछ कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहां पे निर्देश जारी किया है कि आप एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप बनाइए। ये डेडिकेटेड मोबाइल ऐप वोटर्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस डेडिकेटेड मोबाइल ऐप में इन वोटर्स को कैंडिडेट्स के क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर बंदा जो कि वोट डालने वाला है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो उस ऐप में जाएगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेक्शन में पहुंचेगा, वहां जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनके सामने क्लिक करेगा तो पता चल जाएगा कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। तो इससे एक कैंडिडेट, एक वोटर को वोट डालने से पहले ही उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर किसी के ऊपर रेप या मर्डर का इल्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको वोट नहीं देंगे, हमारा कॉन्शियस उसको वोट नहीं देने देगा। फिर इलेक्शन कमीशन को एक सेपरेट सेल बनाना पड़ेगा। ये सेपरेट सेल मॉनिटर करेगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ कॉम्प्लाई कर रही हैं या नहीं कॉम्प्लाई कर रही। फिर हम समझते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कैंडिडेट। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, रेप, मर्डर वगैरह इन सब चीजों के, तो क्या ऐसा कैंडिडेट किस हिसाब से डिस्क्वालीफाई होगा वोटिंग से? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा है जिसके हिसाब से कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड कैन बी टर्म डिस्क्वालीफाइड। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जरूर लिखा हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में बता रखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के खिलाफ केस चला और उसको 2 साल का जेल टर्म्स कम से कम सुनाया गया है, तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट इन 2 सालों के लिए जब जेल में बंद रहेगा तब तो एमपी एमएलए नहीं बन सकता। ये 2 साल बीतने के बाद अगले 6 सालों के लिए वो एमपी एमएलए नहीं बन सकता। मतलब ओवरऑल जितनी उसकी सजा का टर्म है, बशर्ते मिनिमम टर्म 2 साल की सजा हो और सजा काटने के बाद 6 और साल, इतने टर्म के लिए वो एमपी एमएलए बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा, समझ के बात को। लेकिन एक और बात यहां पे बताई गई है कि मान लीजिए किसी के खिलाफ इल्जाम लगाए, तो सिर्फ इल्जाम लगाए, वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर इल्जाम लगाया मर्डर का, इसने 4 मर्डर किए हैं, बट अभी कोर्ट में मिलॉर्ड नहीं हुआ, उसको सजा नहीं सुनाई गई, उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, तो ऐसे केसेस में वो इलेक्शन लड़ सकता है। जब तक उसका कन्विक्शन नहीं होता तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 3 ऑफ उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्कीम फॉर द पुअर। मोदी जी ने सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया है उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्कीम का। मोदी जी ने बोला है कि भाई ये पुअर के लिए है और बिगेस्ट रिलीफ प्रोवाइड करेगी लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज को। तो यहां पे अब माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज को दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ देयर रेजिडेंशियल एड्रेस टू गेट द गैस कनेक्शन।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसको 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर इनिशियली ये बोला गया कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन की वुमेन को। बाद में इस टारगेट को बढ़ा दिया गया और बोला गया 8 करोड़ कनेक्शन दिए जाएंगे मार्च 2020 तक। लेकिन ये 8 करोड़ कनेक्शन का टारगेट सितंबर 2019 में ही पूरा हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन से शुरू हुई, बाद में 8 करोड़ पे गई। अब इसका सेकंड फेज शुरू किया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इसमें 1600 रुपए का। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, मतलब सिलेंडर की सिक्योरिटी फीस, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी हाउस, फिटिंग चार्जेस, इन सब का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। ओवरऑल इस स्कीम के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं रीफिलिंग और परचेजिंग स्टोव्स के लिए गैस एजेंसीज को। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये सारे बीपीएल फैमिलीज को कवर करती है और अलग अलग सिलेंडर के साइजेस यहाँ पे बांटे जाते हैं, चाहे 14 केजी का सिलेंडर हो, चाहे 5 केजी का सिलेंडर हो। हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये वो स्टेट्स हैं जो कि अपनी जियोलॉजी के चलते थोड़ा वुल्नरेबल है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इनहैंस्ड मदद दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा और इसका सेकेंड फेज शुरू किया जा रहा है, इसलिए पर्टिकुलर चीज न्यूज में है। ओके, अब यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज को भी यहाँ पे उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अब माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज को बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा और इन माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज को सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो एक माइग्रेंट वर्कर फैमिली जो कि बिहार की बट राजस्थान में आके काम कर रही है, तो राजस्थान में एक सेल्फ डिक्लेरेशन देके वो उज्ज्वला गैस स्कीम के अंदर फ्री में गैस कनेक्शन ले सकती है। लेकिन वुमेन हेडेड फैमिली होनी चाहिए, ये बात है। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को काकोरी ट्रेन एक्शन बोला गया। कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी मतलब चाल, रॉबरी क्या है? चोरी। लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी ना बोल के अब बोला कि इसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा। तो मंडे को ट्रिब्यूट्स दिए गए इन सारे रेवोल्यूशनरीज को जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन में इन्वॉल्व थे। इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था वेपन्स खरीदने के लिए 1925 में, ताकि वो ब्रिटिश सरकार से लड़के उसको इंडिया से बाहर खदेड़ सके। इसको ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में काकोरी ट्रेन रॉबेरी या फिर काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी बोला गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला इसे काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन को प्लान किया था श्री राम प्रसाद बिस्मिल और श्री अशफाकुल्ला खान ने। ये दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बिलोंग करते थे। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। अब आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि HRA का नाम HSRA कौन से साल में हुआ था और कहां हुआ था? HRA का नाम HSRA कौन से साल में हुआ था और कहां हुआ था? ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ओवरऑल हुआ क्या था यहाँ पे काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी में या फिर एक्शन में। श्री बिस्मिल और इनके पार्टी कैंडिडेट्स ने नॉर्दर्न रेलवे लाइंस पे ट्रेन को लूटा और इससे लूटे जाने वाले सामान से वो हथियार खरीद के ब्रिटिश सरकार से लड़ेंगे, ये प्लान था। इस प्लान को एग्जीक्यूट किया था श्री राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने, अशफाकुल्ला खान जी ने, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, बनवारी लाल। ठीक है, उसके बाद जब HSRA आया, ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसको राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी ने बनाया। पहले HRA बोलते थे, इसके साथ भगत सिंह भी इन्वॉल्व हुए थे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी, शायद V95 वाली वीडियो है मेरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की। यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बम फेंका था, HRA, HSRA, गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी, सब बताया है। इसके साथ साथ एक और वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के बारे में बात की है। पूरे डिटेल में आपको काकोरी ट्रेन इंसिडेंट मैंने इस वीडियो में समझाया है। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 द फ्रीडम स्ट्रगल में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया रैंक्स 122nd ऑन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, इंडिया को रैंक दी गई है 122nd ऑन अ न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। ये नया ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है? 181 कंट्रीज में यंग पीपल की कंडीशन को मेजर करता है और इस ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया गया है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा लंदन में। ठीक है ना, ये जो ट्राई एनुअल रैंकिंग्स हैं, ओवरऑल इन पर्टिकुलर रैंकिंग्स ने इंडिया को टॉप 5 राइजर्स में दिखाया। टॉप 5 राइजर्स कौन है यहाँ पे? 2010 से लेकर 2018 में अफगानिस्तान, इंडिया, रशिया, इथियोपिया और बुर्किना फासो। यहाँ पे यूथ का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, इसलिए इनको टॉप 5 राइजर्स बोला जा रहा है। तो 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में अफगानिस्तान, इंडिया, रशिया, इथियोपिया, बुर्किना फासो है। ओवरऑल
इनका स्कोर 15.74% इंक्रीज हुआ है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। टॉप पे कौन है इस ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? सिंगापुर, उसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क। ठीक है, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया ये बिल्कुल एंड में आए हैं। ये जो इंडेक्स है ये कंट्रीज को मेजर करता है बिटवीन 0 एंड 1। 0 मतलब सबसे नीचे, 1 मतलब हाईएस्ट। तो मतलब 1 के स्केल पे यहाँ पे मेजरमेंट होता है। यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, पीस एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन में रैंकिंग की जाती है। 27 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। 1.8 बिलियन पीपल जो कि 15 से 29 साल के बीच में, उनकी लिटरेसी और उनके वोटिंग पैटर्न्स को देखा जाता है। ओवरऑल 2020 का जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आया है, इसने बताया कि भाई ओवरऑल जो यंग पीपल हैं दुनिया भर में, उनके हालात 3.1% सुधरे हैं 2010 से लेकर 2018 के बीच में। कहां के फील्ड में? तो एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इंक्लूजन और हेल्थ केयर में। हेल्थ को बहुत गेन मिला है 4.39% का। 1.6% डिक्लाइन हुआ है ग्लोबल यूथ मोर्टेलिटी रेट में और 2% ड्रॉप हुआ है HIV, सेल्फ हार्म, अल्कोहल अब्यूज और टोबैको यूज में। सब सहारा अफ्रीका ने इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ यंग पीपल में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं शाम को वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन यानी कि 18 से 29 साल की एज ग्रुप के लोग 22% हैं भारत की आबादी के, जो कि लगभग 26 करोड़ लोग हैं, 261 मिलियन। ये 26 करोड़ लोग पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बन के रह जाएगा अगर हम इन 26 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देके इनके डेमोग्राफिक डिविडेंड को नहीं बढ़ाते, इनके टैलेंट को नहीं बढ़ाते। और इसके लिए हमारे पास केवल 10 साल है। 2021 में हमारे देश की जो मीडियन एज है वो 28 साल है। 2031 में ये 31 साल हो जाएगी। तो हमको बहुत 10 साल के अंदर अंदर इनको ट्रेनिंग करके डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश का बढ़ाना है। अगर यंग पॉपुलेशन की बात की जाए इंडिया की, तो 15 से 24 साल के जो लोग हैं इंडिया के अंदर 2011 में 233 मिलियन थे, 2036 तक ये 227 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन जो प्रपोर्शन है वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो 2011 में 61% था और 2036 तक 65% हो जाएगा। हर साल 1 करोड़ 20 लाख लोग लगभग वर्किंग पॉपुलेशन में इंडिया जोड़ रहा है, जिनको इंटेंस बेसिस पे ट्रेन करने की जरूरत है ताकि वो देश के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सके। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन और जनरल स्टडीज पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। और फिर आखिरी न्यूज, नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया स्टैंड्स एट 136 इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो भैया 2020-21 में नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंडिया में 136 हो गए हैं, 2019-20 में 141 थे। ये कौन से बेसिस पे पता चला है? तो जो भी टैक्स रिटर्न फाइल हुए उसके बेसिस पे पता चला है। ओवरऑल देखा जाए तो वेल्थ टैक्स तो अब कलेक्ट किया नहीं जाता, तो बिलियनियर नाम के शब्द को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि वेल्थ टैक्स को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ पर्संस की बात करो जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, वो कितने हैं इंडिया में? 27 करोड़ है 2011-12 में। टॉप 5% कौन से हैं? इंडिया के मुकेश अंबानी 73.6 बिलियन डॉलर, गौतम अदानी, शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल और उदय कोटक। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ओके, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से ये जो कंपोजिट बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है, ये ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशन, इन सबके बेसिस पे ये बताता है कि 2012 से लेकर 2018 के बीच में जो सबसे पुअर हाउस होल्ड है उनके जो हालात है रहने के वो थोड़े सुधरे हैं। बहरहाल ये न्यूज उतनी काम की नहीं है। नंबर ऑफ बिलियनियर्स 2020-21 में इंडिया में 136 हो गए, 2019-20 में 141 थे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी में आप कह सकते हो कि न्यूज थोड़ी कंटेक्चुअल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट और लाइक किए बिना मत जाइएगा और ज्वाइन बटन दबा के हो सके तो हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।